प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, जिसे लघु विधि भी कहते हैं। यह विधि परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस विधि से हम प्रश्नमाला 17.4 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न को इस तरीके से खड़े रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल उतारेंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर बारंबारता को कॉलम उतार लेंगे। जैसा कि पिछले प्रश्नों में हमने किया था, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें कॉलम x बनाना पड़ता है। इसमें भी हम पहले कॉलम x बनाएंगे, x मध्यमान। और मध्यमान कैसे निकालते हैं? वर्ग अंतराल में दिए गए अंकों की सीमा के बीच का अंक। 40 और 50 के बीच का अंक 45, 50 और 60 के बीच का अंक 55, 60 और 70 के बीच 65, 70 और 80 के बीच 75, 80 और 90 के बीच 85 और 90 और 100 के बीच 95। हम इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो भी 45 मिल जाएगा। अब आगे सूत्र देखते हैं। कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र x बार बराबर a प्लस समेशन एफ डी बटा समेशन एफ। कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है x बार बराबर a प्लस समेशन एफ डी बटा समेशन एफ। पिछले सूत्र और इस सूत्र में क्या अंतर है? इस सूत्र में हमें 2 नए अक्षर दिखाई दे रहे हैं, एक a और दूसरा d। आइए इसके बारे में जानें। a क्या है? a बराबर कल्पित माध्य। ए को हम कल्पित माध्य कहते हैं। और कल्पित माध्य का मान क्या होगा? कई प्रश्नों में कल्पित माध्य का मान पहले से ज्ञात होता है और कई प्रश्नों में हमें कल्पित माध्य को मानना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए का मान 25 हमें ज्ञात है, परंतु इस प्रश्न में कल्पित माध्य हमें ज्ञात नहीं है, इसीलिए हम मानेंगे। अब कल्पित माध्य किसे माना जाता है? कल्पित माध्य x कॉलम में जो भी आंकड़े हमें ज्ञात हुए हैं उसमें से किसी भी एक आंकड़े को कल्पित माध्य मान सकते हैं। सुविधा और गणना की सरलता की दृष्टि से हम कल्पित माध्य x कॉलम में बीचों बीच वाले अंक को मानेंगे। यहाँ x कॉलम में जितने भी आंकड़े दिए प्राप्त हुए हैं उनमें बीचों बीच में 2 अंक आते हैं, एक 65 और एक 75। अब हम कल्पित माध्य को 75 मान लेते हैं। आप अगर 65 मानते हैं तो भी प्रश्न हल हो सकता है। हम यहाँ पर 75 मान लेते हैं। कल्पित माध्य बराबर 75, ये हमें मानना पड़ता है। अब दूसरा अक्षर है d। d के लिए हम कॉलम बनाएंगे, जिसका सूत्र होता है d बराबर x माइनस a। x कॉलम आपके पास है, ये आपका x कॉलम है और a का मान 75 है। तो d का कॉलम कैसे ज्ञात होगा? जो आपके पास x का कॉलम है उसमें से जो a का मान है 75 उसे हम घटा देते हैं। मतलब 45 में से 75 घटाएंगे, 55 में से 75 घटाएंगे, 65 में से 75 घटाएंगे, 75 में से 75, 85 में से 75 और 95 में से 75 घटा के यहाँ लिख देते हैं। 45 में से 75 घटाए कितने बचे? माइनस के 30। 45 में से 75 जैसे इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो एक संख्या धन की एक ऋण की, चूँकि 75 बड़ा है इसलिए ऋण का 30। 55 में से 75 घटाएंगे माइनस के 20।
65 में से 75 घटाएंगे माइनस के 10, 75 में से 75 0, 85 में से 75 धन के 10 और 95 में से 75 धन के 20। अब यहाँ हमें जो डी कॉलम प्राप्त होता है उसमें आप एक विशेषता देखेंगे कि जो हमने कल्पित माध्य माना था 75, उसके आगे हमें 0 प्राप्त हुआ है और उसके ऊपर ऋण की संख्या 10 के पहाड़े के रूप में और नीचे धन की संख्या 10 के पहाड़े के रूप में प्राप्त हुई। ऐसा हर प्रश्न में होगा। आप जिस प्रश्न में जिस भी संख्या को कल्पित माध्य मानेंगे उसके आगे हमेशा आपको 0 प्राप्त होगा, उसके ऊपर हमेशा ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी और उसके नीचे हमेशा धनात्मक संख्याएं मिलेंगी। अब अगर यहाँ पर वर्ग अंतराल 10 है, इसीलिए यहाँ पर हमें 10 का पहाड़ा मिला। अगर आपके प्रश्न में यहाँ वर्ग अंतराल 5-5 होता तो यहाँ पर हमें ऋणात्मक रूप में 5 का पहाड़ा मिलता और यहाँ धनात्मक रूप में 5 का पहाड़ा। और अगर किसी प्रश्न में हमें 15 का वर्ग अंतराल दिया गया है तो 0 से ऊपर 15 का पहाड़ा चलेगा ऋणात्मक रूप में और नीचे धनात्मक रूप में 15 का पहाड़ा। ऐसा आप हर प्रश्न में ध्यान रखें। अब हम देखते हैं सूत्र में ए का मान हमारे पास है, एफ का कॉलम है और डी का कॉलम है। अब सूत्र के अनुसार हमें एफ डी कॉलम ज्ञात करना होगा। एफ डी कॉलम मतलब एफ कॉलम और डी कॉलम का गुणा। एफ कॉलम ये और डी कॉलम ये वाला, इन दोनों का गुणा करते हैं। 10 का 30 से गुणा किया माइनस के 300, 25 का 20 से गुणा किया माइनस के 25 दूना 50 और 1 0 500। 10 का 30 से गुणा किया 3 एकम 3 2 0। 25 का 20 से गुणा किया 25 दूना 50 1 0 माइनस में। 28 का 10 से गुणा किया 28 एकम 28 और 1 0 माइनस में, क्योंकि एक संख्या धन और एक ऋण की है इसलिए ऋणात्मक उत्तर प्राप्त होगा। 12 का 0 से गुणा किया 0। 10 का 10 से गुणा किया 100। 15 का 20 से गुणा किया 15 दूनी 30 और 1 0। अब स्केल की सहायता से आप सारणी अवश्य बनाएं। अब हमें सूत्र के अनुसार क्या ज्ञात करना है, a प्लस समेशन एफ डी बट्टा समेशन एफ। ए का मान हमारे पास है 75, समेशन एफ मतलब एफ कॉलम की जोड़। तो जब इन सब आंकड़ों को हम जोड़ेंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा। एफ डी समेशन एफ डी अर्थात एफ डी कॉलम की जोड़। अब हम इन आंकड़ों को जोड़ने की प्रक्रिया देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के आंकड़े हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इसको सरलता से हल करने के लिए आप पहले ऋणात्मक आंकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके यहाँ लिख लीजिए। ये आएंगे माइनस के 1080 और धनात्मक आंकड़ों को एक साथ लिख लीजिए, ये आएंगे 400। अब माइनस के 1080 और धन के 400 को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो एक धन और एक ऋण होने के कारण हमारे पास उत्तर आएगा माइनस के 680। यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक संख्याओं को अलग लिख लीजिए, धनात्मक संख्याओं को अलग लिख लीजिए, फिर उन दोनों को आपस में घटा दीजिए। अगर ऋणात्मक संख्या बढ़ी है तो यहाँ ऋण और अगर धनात्मक संख्या बढ़ी है तो यहाँ धन। अब हमारे पास सूत्र में रखने के लिए सारे मान आ गए हैं। अब हम सूत्र में मान रखते हैं। x बार बराबर a के स्थान पर 75, धन की जगह पे धन, बटे के जगह पे बटा, समेशन एफ डी के स्थान पर माइनस के 680। चूँकि ऋणात्मक संख्या है इसीलिए हम कोष्टक लगा देते हैं और समेशन एफ के स्थान पर 100। 75 धन ऋण के 680 बटा 100। इसको आगे हल करने के लिए बराबर के नीचे बराबर 75, जब ये कोष्टक खुलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण 680 बटा 100। इसे आगे हल करने के लिए 1 0 से 1 0 काट देते हैं। 75 माइनस 68 में 10 का भाग लगाएंगे, एक अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं और 75 में से 6 दशमलव
8 आप घटाएंगे तो आपको प्राप्त होंगे 68.2। आपको फिर से दोहरा देते हैं दशमलव की संख्याओं को घटाने का तरीका। चूँकि 75 अकेली संख्या है, यह एक पूर्णांक संख्या है, इसको दशमलव के रूप में लिखिए पहले, उसके नीचे जो घटाना है उसको दशमलव के नीचे दशमलव, इस तरीके से आप घटाइए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार कल्पित माध्य की सहायता से हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो गया है और इसी विधि से आपको 17.4 के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। किताब में 2 विधि दी गई है, एक विचलन विधि से माध्य, एक पद विचलन विधि से माध्य। हमें सिर्फ विचलन विधि या कल्पित माध्य लघु विधि से ही सवाल हल करना है, इस विधि का उपयोग हम नहीं करेंगे। आप कल्पित माध्य की विधि से ही 17.4 के सभी प्रश्नों को हल करें।